मॉर्निंग मैम। जो हम लोग अभी पीछे तीनों पीरियड का एजुकेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वैदिक और बुद्धिस्ट और मुस्लिम एजुकेशन जो पीरियड रहा वो, तो अब हम सभी को ये बात तो पता है कि मुस्लिम जो शासन था, मुस्लिम रूल था, वो करीब करीब 500 ईयर रहा है हमारे यहाँ। इसके बाद अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जो अपना एजुकेशन सिस्टम लाने की कोशिश की, वो क्या था, क्यों था, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो इस चैप्टर में पहला आपका जो ये टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम सभी जानते हैं कि जो यूरोपियंस आए थे हमारे यहाँ, दे वर नॉट रूलर इनिशियली। वो रूल करने नहीं आए थे। क्यों आए थे? ट्रेड के लिए आए थे। तो वो ट्रेडर थे, रूलर नहीं थे। तो देयर वाज नो चांस टू एस्टैब्लिश एनी एजुकेशन सिस्टम। कोई मतलब भी नहीं था। व्हाई दे शुड, उनको कोई मतलब नहीं था कि वो एजुकेशन सिस्टम में किसी तरह का इंटरेस्ट लेते, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में जब ट्रेड करने आई तो उसका बस एक मोटिव था। जैसे पहले कुछ लोग वो डचेज आ चुके थे, फ्रेंच आ चुके थे, जिस तरह से वो लोग अपना ट्रेड करते थे और थोड़ा बहुत काम करते थे अपना रिलीजन स्प्रेडिंग का, रिलीजन प्रीचिंग का, वही काम वो भी करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्योर मोटिव था, दिस वाज ओनली ट्रेडिंग। उनका और कोई मोटिव नहीं था यहाँ पर। तो 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला के साथ में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से कंपनी की तरह से आई। तो उस पर भी जब इनके यहाँ इंग्लैंड में सम्राट को ये कहा गया था कि आप एजुकेशन के कुछ एफर्ट्स के लिए, तो दे डिनाइड, क्योंकि उनका मोटिव ही एजुकेशन प्रोवाइडर का नहीं था। उन्होंने इस चीज, कंपनी ने हमेशा इस चीज को डिनाई किया इनिशियली कि दे वांटेड एनी एफर्ट इन एजुकेशन सिस्टम, कि वो किसी भी तरह का। तो उन्होंने एक निर्णय ये ले लिया था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेट हाथों में ही वो छोड़ देंगे। तो उनका कोई इंटरेस्ट इस तरह का नहीं था। 1757 में 1757 के बाद भी इन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि हमें यहाँ कहीं इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। उस समय भी जैसे गुरुकुल धीरे धीरे छोटी छोटी पाठशालाओं में चेंज हो गए थे, मदरसे और मकतब ऑलरेडी चल रहे थे, तो उसी तरह से वहां पर भी जिस तरह से ये मकतब और मदरसे चल रहे थे, उसी तरह से पाठशालाएं और जो हिंदू जो शिक्षा थी संस्कृत माध्यम की या जो पाली भाषा की, वो सब कंटिन्यू थी। लेकिन इसमें एक थी, एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इसमें कहीं रन नहीं कर रहा था। ये केवल उच्च शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा ध्यान दिया करते थे। उस समय पर जब अंग्रेजी कंपनी आई और साथ साथ और डचेज और फ्रेंच और डेन और पुर्तगीज, ये जो सब थे, ये जब ट्रेडर्स थे, तो इनमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहा ट्रेड भी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा। दे वर इफेक्टिव इन ट्रेड। तो इसीलिए वो डोमिनेट करने में भी सक्सेसफुल रहे। दे डोमिनेटेड ट्रेड।
तो उन्होंने जो डोमिनेशन शुरू किया उसमें ही कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी फिर उसमें आया। तो इसके स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट हैं, वो आप लोग लिख लीजिए, वो हम बोल देते हैं आप लोगों को। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था, before the British established a new system of education in India, both Hindus and Muslims had their own system of education. ये तो सब हम लोग जानते हैं। जब तक कि ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट नहीं आया था एजुकेशन सिस्टम का, एक हिंदू और मुस्लिम्स का सिस्टम चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, although the East India Company was established in 1600 AD, it took no educational activities for nearly 100 years of its existence. ये कंपनी जो थी 1600 एडी में आ गई थी, 1600 में आ गई थी, लेकिन 1757 तक इन्होंने कोई भी एजुकेशनल एफर्ट नहीं किया। Although the East India Company was established in 1600 AD, it took no educational activities for nearly 100 years of its existence. Next point है आपका, the East India Company, because ruling power in Bengal in 1765 follow the example of the contemporary English government, the court of directors refused to take on itself the responsibility for the education of the India and decided to leave education to private effort. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग में आई इन 1765 के करीब, आफ्टर वॉर जो इनका युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद, तो जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उनकी कोर्ट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, they don't want to take any part, they didn't want to take any part in education or responsibility of Indian education system. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यूरोपियन मिशनरीज स्टार्टेड अराइविंग इन इंडिया आफ्टर सम टाइम ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। हुआ ये कि जो जितनी भी ये ट्रेडर्स आए उनके पीछे पीछे इनके धर्म प्रचारक भी आए, सभी के पीछे आए, डचेस के पीछे आए, डेन के पीछे आए, फ्रांसीसीज के पीछे आए, पुर्तगीज के साथ भी आए, उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनीज के पीछे भी आए। इनिशियली इन लोगों को ये लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि दे वर डिस्टर्बिंग इन देयर ट्रेड, जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें उनकी मिशनरीज जो थी वो डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए उन्होंने उनको रोकने की पूरी कोशिश भी की कि वो उनके काम में या किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें सिस्टम में। तो बट द चीफ एम वाज टू मेक फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटीज। तो क्रिश्चियनिटी, इनके जो मिशनरीज आई थी, इनका जो मेन एम था, उनका एम था अपने फॉलोअर्स को डेवलप करना, जो भी उनके फॉलोअर्स थे नए नए फॉलोअर बनाना और मिशनरीज के थ्रू और नए फॉलोअर्स को डेवलप करना और नए लेकर आना और जो है उनको उनके डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, these missionaries did not interested in educational promotion, it was started at primary level because by this missionaries got
an opportunity to spread religious principles. इन मिशनरीज ने क्या किया, इन्होंने छोटे छोटे स्कूल्स खोले. क्यों खोले? पहले इन्होंने जब स्टार्टिंग में खोले तो इन्होंने जब उनके स्कूल्स के थ्रू धर्म प्रचार किया तो इनको वो रास्ता आसान लगा, तो इन्होंने अपने स्कूल्स की संख्या बढ़ा दी और स्कूल्स के थ्रू ही इन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चालू कर दिया, क्योंकि वो उनको ज्यादा इजी वे लग रहा था. एक तरह से दो काम हो रहे थे कि आप पढ़ा भी रहे थे, स्कूल्स भी हो रहे थे साथ साथ, लेकिन उनका मेन मोटिव स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना ही था और कोई मोटिव नहीं था. So these missionaries established educational institutions and started to provide education in European way. तो इस तरह से इन जो मिशनरीज थी, इन्होंने जो था कोशिश की कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खोला जाए और एक एजुकेशन प्रोवाइडर का काम भी किया जाए. इसमें उसके बाद यहाँ पर ही इनको चार्ल्स ग्रांट जो था इनका कंपनी का एक अधिकारी, उसने अंग्रेजी शासन से कहा था कि वो अपने शासन के द्वारा कोशिश करें कि यहाँ पर एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट किया जाए. तो जब डिनाई कर दिया गया, लेकिन बाद में उसी को यहाँ की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका जन्मदाता माना जाता है. तो उस तरह से अकॉर्डिंग टू नरुल्लाह एंड नायक, मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति का प्रवर्तक होने का सम्मान चार्ल्स ग्रांट को प्राप्त है. यह इनको यूरोपियंस को प्राप्त है. टू द मिशनरीज बिलोंग द ऑनर ऑफ बीइंग pioneer in the modern educational system of India. कहीं ना कहीं इन मिशनरीज ने एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को जो है वो लाना शुरू कर दिया था इंडिया में. वो फुल्ली यूरोपियन था. तो इस तरह से जो था इनका एक एस्टेब्लिशमेंट जो था वो शुरू हो गया था. नेक्स्ट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसमें अभी आप देखिए, अगर समझ गए होंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी. यहाँ पर दो पार्ट थे. एक पार्ट वो पार्ट था जो मिशनरीज आई और उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया. उसमें वो सारे मिशनरीज थी, वो डचेस थे, वो डेन थे, फ्रांसीसी थे और पुर्तगीज थे. और दूसरा पार्ट जो था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का. तो कहीं ना कहीं वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट. पहला वो जो मिशनरीज ने इनिशियल लेवल पर एजुकेशनल वर्क किए. मिशनरीज जो थी, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज बाय मिशनरीज, इनमें जो मेन थी वो थी डच मिशनरीज नंबर 1, नंबर 2 डेन मिशनरीज, नंबर 3 फ्रांसीसी मिशनरीज यानी फ्रेंच मिशनरीज, नंबर 4 पुर्तगीज मिशनरीज. तो ये चार तरह की जो मिशनरीज थी वो आई थी इसमें एजुकेशन में पार्ट करने के लिए. और कुछ मिशनरीज अंग्रेज मिशनरीज भी थी इसमें, इंग्लिश मिशनरीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई थी. 5th नंबर पर आप इसे लिख सकते हैं, इंग्लिश मिशनरीज. लेकिन इन मिशनरीज के साथ साथ आफ्टर 1765 एक और नया पार्ट आया और वो जुड़ा, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का था. जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एफर्ट्स डालने शुरू किए थे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, वो एफर्ट अलग थे बिल्कुल, और वो बहुत ब्रॉड लेवल पर थे. तो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट. पहले थी एजुकेशनल एक्टिविटीज बाय द मिशनरीज, वो 5 थी.
और मेनली हम लोग इसमें 4 पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिशनरीज आई उसने भी वर्क किए थे। नेक्स्ट है इसमें अर्ली एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशियल वर्क किए थे, जो अपनी इंग्लिश मिशनरीज के साथ साथ भी किए, और उनको कुछ रोकते भी थे, क्योंकि शुरू शुरू में ये जो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्ट होता है वो 1813 से इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होता है। तो पहला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा, पहला है आपका एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑफ मिशनरीज। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका डच मिशनरीज। तो ये कहां थी? डच मिशनरीज established their schools कहां पर? एक था इनका नागापट्टम में, इन्होंने स्कूल्स अपने स्टैब्लिश किए इन नागापट्टम और चिन्सुरा और नागापट्टम और बिमलीपट्टम, ये 3 जगहों पर इन्होंने अपने स्कूल्स स्टार्ट किए थे। दे established their schools in चिंसुरा, नागापट्टम एंड बिमलीपट्टम। तो दूसरा पॉइंट है इसी में, इसका दूसरा पॉइंट था they not promoted, they didn't promote religious activities, उन्होंने रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं किया। और इनका मोटिव क्या था? their motive was to provide education for the company's children। जो कंपनी अधिकारियों के बच्चे थे उनको, और अन्य जो अदर इंडियन चिल्ड्रन थे उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, लेकिन किसी तरह के ये लोग धर्म प्रचार नहीं करते थे। नेक्स्ट में आप आ जाइए डेन मिशनरीज। डेन मिशनरीज एस्टैब्लिश्ड एलिमेंट्री स्कूल्स इन तंजौर और श्रीरामपुर और त्रिचनापल्ली। इन जगहों पर इन्होंने एसेट्रा करके लिख दीजिएगा, इन जगहों पर इन्होंने अपने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे। तो इनका मेन मोटिव था, देयर मोड ऑफ मीडियम वाज लोकल लैंग्वेजेस, मदर टंग से ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे। नेक्स्ट था दे try to get help from Muslims for their spreading religion। तो उन्होंने कोशिश की कि वो मुसलमानों से अपने धर्म प्रचार में सहयोग ले सकें। इसके लिए इन्होंने मुसलमानों की सहायता लेने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश अ ट्रेनिंग स्कूल आल्सो फॉर द टीचर्स। इन्होंने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल भी खोला। और जाहिर सी बात है, जब ये मुस्लिम से हेल्प ले रहे थे अपने रिलीजन स्प्रेडिंग के लिए, तो इन्होंने खास ध्यान दिया, दे पेड स्पेशल अटेंशन टू द मुस्लिम चिल्ड्रन। जो मुस्लिम चिल्ड्रंस थे, जो मुस्लिम रूलर्स के बच्चे थे, उनके लिए, फिर ये मुस्लिम्स के लिए इन्होंने खास अटेंशन पे किया उनकी शिक्षा के लिए, क्योंकि वो उनको हेल्प करते थे। नेक्स्ट है फ्रेंच मिशनरीज। इसका पहला पॉइंट है, फ्रेंच मिशनरीज एस्टैब्लिश्ड देयर एलिमेंट्री स्कूल्स इन माही, कारिकाल, पौंडीचेरी जिसको पुडुचेरी कहते हैं, और चंद्रनगर। यहाँ पर इन्होंने अपने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे। पहला था आपका कारिकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही ये भी उधर ही है, पौंडीचेरी के आसपास ही एक जगह है। नेक्स्ट, तो दे ऑल्सो एडॉप्टेड मदर टंग मोड ऑफ मीडियम। एजुकेशन का जो था वो भी इनका भी मदर टंग ही रहा। और उन्होंने क्या किया? इन्होंने धार्मिक शिक्षा, जो रिलीजियस एजुकेशन थी, कंपलसरी कर दी थी। तो एजुकेशन अडॉप्ट करना कंपलसरी था इनके यहाँ, रिलीजियस एजुकेशन वाज कंपलसरी।
तो लेकिन ये लोग कभी कभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो था बच्चों को फूडिंग प्रोवाइड कराते थे और एजुकेशनल जो एसेसरीज थी वो प्रोवाइड कराते थे। तो मेन पॉइंट यही थे कि मोड ऑफ मीडियम मदर टंग था और रिलीजियस एजुकेशन वाज कंपलसरी इन दीज स्कूल्स, और इन्होंने एलिमेंट्री स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट किया। 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका आता है पुर्तगीज मिशनरीज। पुर्तगीज मिशनरीज में इन्होंने पुर्तगीज मिशनरीज एस्टैब्लिश्ड एलिमेंट्री schools in गोवा, दमन, दीव। गोवा, दमन, दीव आप जानते हैं। नेक्स्ट है लंका, हुगली, चटगांव और कोचीन। कोचीन, हुगली, चटगांव, गोवा, दमन, दीव, इन जगहों पर इन लोगों ने अपने एलिमेंट्री स्कूल्स खोले थे। किसने? जो आपकी पुर्तगीज वाले मिशनरीज थे इन्होंने। तो इन्होंने कौन सी एजुकेशन मोड ऑफ मीडियम था? इनका पुर्तगीज मोड ऑफ मीडियम था, पुर्तगीज में प्रोवाइड कराते थे एजुकेशन, और कुछ लोकल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते थे। 2 इनके मोड ऑफ मीडियम थे, लोकल लैंग्वेजेस एंड डच, जो पुर्तगीज इनकी जो भाषा थी उसमें। एक चीज यहाँ पर इन्होंने अलग की थी, they also established some centers for higher education। इन्होंने हायर एजुकेशन को उसके साथ साथ जोड़ दिया था एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ, और इसी के उसमें इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश कॉलेजेस फॉर हायर एजुकेशन इन गोवा, बेसिन, चौल, ये जगहों के नाम है, गोवा, बेसिन, चौल। यहाँ पर इन्होंने कुछ हायर एजुकेशन के कॉलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो नेक्स्ट अब आपका आता है अंग्रेज मिशनरीज या इंग्लिश मिशनरीज। इंग्लिश मिशनरीज जो थी वो ब्रॉड लेवल पर थी उस समय में। जाहिर सी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बहुत बड़ा था, तो इसी वजह से जो इंग्लिश मिशनरीज थी उनका वो जो एरिया था वो बहुत ब्रॉड था। तो दे एस्टैब्लिश्ड देयर चैरिटी स्कूल्स फॉर देयर रिलीजियस एजुकेशन। क्या किया इन्होंने? चैरिटी स्कूल्स एस्टैब्लिश किए अपनी रिलीजियस एजुकेशन के लिए। कहाँ पर? बंगाल, बंबई और मद्रास में। यहाँ पर 3 जगहों पर इन्होंने अपने रिलीजियस स्कूल्स चलाए और इनको अपना एक मोटिव बनाया फॉर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। इनका मेन मोटिव यही था कि ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। तो इसी वजह से हुआ ये कि इन लोगों में धीरे धीरे जब इन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी बहुत वाइड लेवल पर स्प्रेड करनी चालू करी तो थोड़ा सा कुछ विवाद आए इसमें, और एक पत्रिका जो थी वो उस समय में पब्लिश हुई जिसका नाम था एड्रेसेस टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एड्रेसेस टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स नाम की एक बुक पब्लिश की गई, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में जो था एक गुस्सा भड़क गया। तो इनको जो था फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये फिर ट्रेड में यहाँ पर दिक्कत करेगा। तो ये थी आपकी 5 जो मिशनरीज थी जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रही थी उस समय पर वो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशियल प्रोविजंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किए गए वो कौन से थे, उनको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जब 1765 में इनका जो मेन मोटिव था वो था ट्रेडिंग करना, एंड पार्शियली दे वर इंटरेस्टेड इन क्रिश्चियनिटी स्प्रेड।
तो जो क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग थी उसमें थोड़ा सा पार्शियली ये लोग इंटरेस्टेड थे। तो इसी दौरान इन्होंने कुछ कॉलेजेस और कुछ स्कूल्स की स्थापना की थी, स्टैब्लिशमेंट किया था, उन पर हम लोग आते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, पहला इसमें पॉइंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्ली एक्टिविटीज की थी उनके थ्रू। तो इसमें जो पहला था प्राइमरी स्कूल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1765 में इन्होंने प्राथमिक विद्यालय जो थे फ्री एजुकेशन के लिए कुछ चैरिटी स्कूल्स इस्टेब्लिश किए थे। इन स्कूल्स में सामान्य पढ़ने लिखने की, अर्थमेटिक की और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें जो था इस तरह से इन्होंने इसको एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही लिमिटेड रखा हुआ था। इनका मेन मोटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, इस साइड में आपको ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कलकत्ता मदरसा। ये कलकत्ता मदरसा कैसे बना, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। ही वाज पार्शियन एंड बेंगलोर स्कॉलर, है ना। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो पार्शियन और बेंगलोर स्कॉलर था, और उसने जो था वो इसके व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल एफर्ट्स के कारण कलकत्ता मदरसे की इस्टेब्लिशमेंट हो पाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही पहला गवर्नर जनरल था ये वहां का। तो ये क्यों हुआ था, इसमें पहली चीज तो थी कलकत्ता मदरसे में 7 ईयर का ड्यूरेशन था जिसमें शिक्षा दी जाती थी, एंड मीडियम वाज द एजुकेशन ऑफ अरेबिक। अरेबिक मीडियम में एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। कलकत्ता, इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव ये था, मेन जो मोटिव था वो he want to train Muslims for the company employees, company service। वो मुस्लिम्स को जो था वो कंपनी सर्विस के लिए ट्रेंड करना चाहता था, इसलिए उसने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी। लेकिन हुआ ये कि आफ्टर सम टाइम इनकी जो कलकत्ता मदरसा था वो इसकी जो फेमस था, बहुत फेमस हो गया, और यहाँ पर गुजरात, कश्मीर और दूर दूर जगह से, कर्नाटक से लोग कलकत्ता पढ़ने के लिए आने लगे। लेकिन मेन मोटिव इसका यही था, ही वांटेड टू ट्रेन मुस्लिम्स फॉर कंपनी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस संस्कृत कॉलेज, it was established because of individual efforts of Jonathan Duncan, इसका नाम था। तो ये जो रेजिमेंट था उसकी वजह से ये बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन इसके पीछे भी एक मोटिव था, इसका मोटिव था हिंदू जो यंगस्टर्स थे उनको प्रिपेयर करना। किस लिए प्रिपेयर करना, कंपनी सर्विस के लिए। क्यों कंपनी सर्विस और जुडिशियल सर्विस के लिए। इनमें इनके पीछे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज के पीछे एक मेन मोटिव इनका ये था, क्योंकि जब ये लोकल में यहाँ रूल करने लगे, इनका मोटिव रूल करने का बना, तो इनके साथ दिक्कतें आई, क्योंकि यहाँ का कल्चर वो लोग नहीं जानते थे। लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर सकते थे इनिशियल लेवल पे, अगर वो अपने कानूनों के हिसाब से यहाँ पे जजमेंट देने लगते तो विद्रोह हो जाता। तो इस वजह से जो कल्चरल लॉ थे
जो प्रिंसिपल्स थे उनको समझना कंपनी के लिए और जुडिशियल सिस्टम के लिए, लॉ के लिए बहुत जरूरी था। उसका इन्होंने एक तरीका निकाला था। पहले इन्होंने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें मुस्लिम युवकों को शिक्षा दी गई, जिससे कि उनसे हेल्प ली जा सके, उनके कल्चर को और उनकी चीजों को, जो वो हेल्प उनके लॉ और जुडिशरी सिस्टम में प्रोवाइड कराएं। उसके बाद इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें कि इन्होंने ट्रेंड किया हिंदू यंगस्टर्स को इसके लिए, जिसके कि हिंदू जो नए नए यंगस्टर्स थे वो स्पेशलिस्ट हों हिंदू कानूनों में, हिंदू लॉज में, और दे वर हेल्प देम इन देयर जुडिशरी सिस्टम। क्योंकि कहीं भी रूल करने के लिए वहां के कल्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। विदाउट इट यू कांट रूल देयर। तो वो आप वहां पे कर ही नहीं सकते जब तक आप उनके अकॉर्डिंग लॉ को नहीं समझेंगे। तो इसलिए इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट बाय जॉनथन डंकन के द्वारा यहाँ पर किया गया। तो ये दोनों एक इससे बैलेंस भी बन रहा था और उन्हें एक जानकारी भी मिल रही थी, जुडिशियल सिस्टम में इनको हेल्प भी मिल रही थी। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस समय के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेलेस्ली, उनके द्वारा 1800 में कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में उसने की थी। अब इसका जो मेन मोटिव था वो था जितने भी नॉन मिलिट्री इनके सर्वेंट्स थे उनको ये कॉलेज जो है इंडियन लैंग्वेजेज, हिंदी, मुस्लिम लॉज और इंडियन हिस्ट्री की एजुकेशन प्रोवाइड कराता था। तो इस कॉलेज में जो नॉन मिलिट्री कंपनी सर्वेंट थे उनके लिए एक व्यवस्था रखी गई थी कि वो यहाँ के रूल्स, यहाँ की भाषाएं और यहाँ के इतिहास की जो एजुकेशन है वो ले सकें। तो और इसमें जो था प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल जो बना था वो था डॉक्टर गिल क्राइस्ट, और वो आधुनिक उर्दू का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर गिल क्राइस्ट एज अ प्रिंसिपल इसमें वर्क करता था। नेक्स्ट आता है आपका पूना संस्कृत कॉलेज। अब पूना संस्कृत कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई? पूना संस्कृत कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों ने इसलिए की थी कि अंग्रेजों ने 1818 में जब अंतिम पेशवा जो था उसको फिनिश कर दिया, उसके स्टेट को फिनिश कर दिया और मुंबई प्रेसिडेंसी को इस्टेब्लिश किया। अंतिम पेशवा, अंग्रेजों ने जो अंतिम पेशवा था उसको हटा दिया था और उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी का इस्टेब्लिशमेंट किया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आई कि जो पूना का पेशवा था, जो पूना में पेशवागढ़ थे, वो पूना में जो है दान दिया करते थे, चैरिटी किया करते थे पूना के ब्राह्मण्स को। तो अब इनको ये डर लगा कि अगर ये चैरिटी नहीं करते हैं तो फिर ये जो है एक तरह से इनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, इनके अपोजिशन में आ जाएंगे और इनको रूल करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर दी, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, बिकॉज दे वांटेड टू सेटिस्फाई साउथ इंडियन ब्राह्मण्स। उनके लिए जरूरी हो गया था कि वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स हैं उनको, वो जितने भी वहां के एलिट क्लास के ब्राह्मण्स थे, इम्पैक्टफुल ब्राह्मण्स थे, उनको सेटिस्फाई करना उनके लिए जरूरी हो गया था, जिससे कि वो डिससेटिस्फेक्शन ना फैले और उनको कामकाज करने में दिक्कत ना आए। तो इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें जो एजुकेशन सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर इनिशियल मिशनरीज का,
वहां पर उनका मोटिव यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना कम था, उनका मोटिव अपने कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट देना ज्यादा था, और उनकी कोशिश ये ज्यादा रहती थी कि उनके जो कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन मिल सके, और जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन और यहाँ के कल्चर को समझ सकें, जिससे कि इतने बड़े देश में राज्य करना उनके लिए आसान हो जाए, रूल करना आसान हो जाए। क्योंकि वो 80,000 थे और यहाँ की जनसंख्या 33 करोड़ थी। 33 करोड़ में भी डाइवर्सिटी थी, उस समय में भी मोमडन्स भी थे, और धर्म, बौद्ध धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था, जैन भी था, क्रिश्चियन अलग आ गए थे। तो इन्होंने अपनी कोशिशें उसके लिए की जिससे कि वो इंडियन कल्चर को समझें, इसकी मिक्सिंग को समझें, क्योंकि बिना समझे उनके लिए रूल करना संभव नहीं था। तो इसके लिए वो चाहते थे कि वो यहाँ के लोगों को अपने लिए ट्रेंड कर लें। उसके लिए जरूरी था कि वो ट्रेनिंग के लिए कि वो काम कैसे करेंगे ये सिखाने के लिए उन्होंने उनके लिए स्कूल्स खोले, जिससे कि नए नए लोग आए और उनको एक सिस्टमेटिकल ढंग से पढ़ाई कराई जाए। उसके बाद जुडिशियल लॉ में उनको रखा जाए और कंपनी में रखा जाए। दे वुड हेल्प देम, वो उनकी सहायता करेंगे और आराम से वो काम कर पाएंगे। उनको निर्णय लेने में आसानी होती थी। जजेस को जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, या कहीं पर उनको कंपनी में कोई काम करवाना होता था, बाहर कहीं सोसाइटी में कुछ लागू करना होता था, तो उससे पहले उनको ये जानना जरूरी होता था कि धर्म अनुसार वो अगर कहीं अकॉर्डिंग टू रिलीजियस गलत चले गए तो फिर विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए इन लोग, और दूसरा मोटिव इनका ये था कि ये ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर पाए। क्रिश्चियनिटी ज्यादा से ज्यादा, जितने भी मिशनरीज थी उनका मोटिव यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल्स खोलें और उन क्रिश्चियन स्कूल्स के थ्रू ये मोटिवेट कर पाए लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए। इसीलिए वो लोग उनके लोगों बच्चों को, चूंकि गरीबी बहुत थी उस समय में इंडिया में, तो कोशिश करते थे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें और जितना भी वो प्रोवाइड एजुकेशन करा पाए और उन्होंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लें। तो जो और एजुकेशन थी हायर लेवल की थी, वो तो केवल हायर लोगों तक ही संभव थी, अदरवाइज और कोई ऐसी एजुकेशन नहीं थी। उसके बाद जब पूना संस्कृत कॉलेज के बाद और 1813 में धीरे धीरे जब जैसे जैसे इस्टेब्लिशमेंट कंपनी का होता गया, जैसे जैसे उन कंपनी के पैर मजबूत होते गए, कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती गई, वैसे वैसे उसका इन्वॉल्वेशन बढ़ता चला गया। तो उसके बाद जो था फर्स्ट टाइम पर 1813 में पहली बार जो है एक चार्टर आया, चार्टर ऑफ 1813। तो इसके बारे में अब हम लोग कल बात करेंगे कि 1813 का अगर आपके कोर्स में होगा देन, तो 1813 का चार्टर क्या था और उसके विवाद क्या थे, आई थिंक होगा जरूर, ये है इसमें कोर्स में, पहले भी था। तो इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग करनी है देन यू कैन। हेलो, हेलो, क्या क्या आवाज आ रही थी इससे पहले? यार आवाज ही नहीं आ रही थी। हेलो, इसमें रियलमी तो लिमिटेड दिखा रहा है। तो रियलमी से कनेक्टेड नहीं है ना? रेडमी से नहीं, रियलमी 5 से कनेक्टेड है। हाँ, लिमिटेड दिखा रहा है। एक मिनट रुक जाओ। हेलो, वो लिमिटेड दिखा रहा है इसलिए आवाज की दिक्कत हो रही है। एक मिनट।
तो कोई मैसेज आया है किसी बच्चे का? हेलो, रुक जाओ भाई, वो कनेक्शन की वो उसमें नहीं आया इसलिए हो रहा है। चलो अब आप लोग अगर बोले नहीं तो हम आपका म्यूट खुला रहने देते हैं, मतलब बता दिया करिए अगर आवाज नहीं आए जी। तो। नेक्स्ट आता है आपका बनारस संस्कृत कॉलेज। बनारस जैसे कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया गया था मुस्लिम्स को मुस्लिम्स के लिए, वैसे ही बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया बाई जोनेथन डंकन के द्वारा। बिकॉज ऑफ हिज इंडिविजुअल एफर्ट्स ये इस्टेब्लिश हो सका। तो इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू जोनेथन डक्कन ने बनारस संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया। अब ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि इट वाज फॉर हिंदू यंगस्टर्स, ये हिंदू यंगस्टर्स के लिए था। यहाँ पर हिंदू जो युवक थे, यंगस्टर्स थे, उनको स्पेशलाइजेशन कराया जाता था हिंदू लॉ में, और उसके बाद उनको हेल्प के लिए, जुडिशरी हेल्प के लिए रखते थे अंग्रेज अपने यहाँ एज अ सर्वेंट। क्यों? जैसे इन लोगों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी अपने यहाँ मुस्लिम्स को रखने के लिए, वैसे ही इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की अपने यहाँ हिंदूज को रखने के लिए। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज दे वर न्यू, वो नए थे इस कल्चर में, यहाँ के लोगों में, और यहाँ पर मल्टीपल रिलीजन्स थे। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म तो हिंदू से ही रिलेट करता है, एक था मुस्लिम वाला। तो इनको ये जरूरत थी कि ये धर्मों को जाने, उनके ज्ञान, ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इनको डिसीजन मेकिंग में इजी कर पाए। इसलिए इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और दे ट्रेंड हिंदूज यंगस्टर्स फॉर देयर सर्विस, कि वो उनकी सेवा इन जुडिशरी सिस्टम में वो इनकी सेवा ले पाए और उनको काम करने में आसानी हो, लॉज प्रोवाइड कराने में। कहीं भी कोई बात हो जाती थी या कोई लीगल इशू आता था तो वहां पर आपको यहाँ का कल्चर और यहाँ के रिलीजन का पता होना जरूरी होता है अगर आपको रूल करना है तो। नेक्स्ट आता है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट ये नंबर 4 है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो लॉर्ड बेलेजली ने की थी। लॉर्ड बेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसका जो पहला प्रिंसिपल था वो था डॉक्टर गिलक्राइस्ट। डॉक्टर गिलक्राइस्ट एज अ प्रिंसिपल यहाँ पर रखा गया था और वो आधुनिक उर्दू का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्यों की गई? इसकी इस्टेब्लिशमेंट उन नॉन मिलिट्री सर्वेंट्स के लिए की गई, उनको ट्रेंड करने के लिए की गई जो नॉन मिलिट्री सर्वेंट थे कंपनी के, उनको इंडियन लैंग्वेजेस सिखाने के लिए, इंडियन का जो हिस्ट्री है उसके लिए ट्रेंड करने के लिए, हिंदी के लिए और मुस्लिम लॉ के लिए, जिससे कि इस एजुकेशन को लेने के बाद वो इनके लिए काम कर पाए अच्छे से। तो कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ट्रेंड किया हिंदी के लिए और लोकल लैंग्वेजेस जो इंडियन लैंग्वेजेस थी उसके लिए, यहाँ के हिस्ट्री के लिए और मुस्लिम लॉज के लिए, जिससे कि वो इनको हेल्प कर पाएंगे। तो ये था फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, इन्होंने इसकी एक व्यवस्था की। नेक्स्ट आता है आपका पूना संस्कृत कॉलेज। 1818 में अंतिम जो लास्ट पेशवा था उसका इन्होंने अंत कर दिया था, उसको फिनिश कर दिया था। उसके फिनिश होने के बाद मुंबई प्रेसिडेंसी का इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेजों ने किया। पूना के जो पेशवा था अंतिम, उसको इन्होंने खत्म कर दिया 1818 में अंग्रेजों ने। उसके बाद
मुंबई प्रेसिडेंसी का इस्टेब्लिशमेंट किया। लगभग एक साल के बाद इन लोगों ने एफिल्स्टन को गवर्नर बनाया इस प्रेसिडेंसी का। अब इनके आगे एक समस्या थी, समस्या ये थी कि जो पेशवा थे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, जो इम्पैक्टफुल ब्राह्मण्स थे, साउथ इंडियन एलिट क्लास के बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे साउथ इंडियन, और बहुत रिजिड होते थे अपने रिलीजियस सिस्टम के लिए। उनको पूना के पेशवा जो हैं अपने चैरिटी से पैसा दिया करते थे, तो वो पैसा जब मिलना बंद हो जाएगा ब्राह्मण्स को तो वो डिससेटिस्फाई होंगे। इस डर को दूर करने के लिए और साउथ इंडियन ब्राह्मण्स को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने पूना संस्कृत कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की। उसकी जो 5 लाख चैरिटी देनी थी उसकी बजाय उन्होंने क्या किया, एक पूना संस्कृत कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट कर दी, जिससे कि वो डिससेटिस्फेक्शन ना आए साउथ इंडियन के ब्राह्मण्स में, जो एलिट क्लास के, जो उनकी व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते थे लोकल लोगों के साथ जुड़ के। तो उन्होंने इसका एक तरीका निकाला था। तो इस तरह से पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। ये साउथ इंडियन ब्राह्मण्स को सेटिस्फाई करने के लिए की गई थी। तो ये 5 जो कॉलेजेस और जो स्कूल थे वो इन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं या उसकी तो आप लोगों ने ये समझा होगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इन लोगों ने 5 चीजों की एस्टेब्लिशमेंट की थी। पहली थी आपकी प्राइमरी स्कूल्स, दूसरे थे कलकत्ता मदरसा, ये मुसलमानों के लिए खोला गया जिससे कि उनके मुस्लिम रिलीजन और मुस्लिम प्रिंसिपल्स को, मुस्लिम यंगस्टर्स को ट्रेंड करें। बनारस संस्कृत कॉलेज 3rd नंबर पे था, इसकी जोनाथन डक्कन ने एस्टेब्लिशमेंट की हिंदू यंगस्टर्स को ट्रेंड करने के लिए। नेक्स्ट था फोर्ट विलियम कॉलेज नंबर 4 पे, जो कलकत्ता में लॉर्ड बेलेजली ने इस्टेब्लिश किया था, और जो नॉन मिलिट्री सर्वेंट्स थे उनको ट्रेंड करने के लिए किया गया था, जिसका प्रिंसिपल था डॉक्टर गिल क्राइस्ट। नेक्स्ट था आपका पूना संस्कृत कॉलेज नंबर 5 एंड लास्ट वन। तो पूना संस्कृत कॉलेज की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो अंग्रेजों ने साउथ इंडियन ब्राह्मण्स को सेटिस्फाई करने के लिए की थी, जिससे कि वो इनके अपोज ना हो जाएं और लोकल लोगों का यूज ना कर पाए। तो जो चैरिटी पेशवा उन साउथ इंडियन ब्राह्मण्स को देते थे उसकी जगह इन लोगों ने पूना संस्कृत कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी 1821 में। तो इस तरह से इन्होंने सबको खुश करने की कोशिश की, जिससे कि यहाँ के सारे वर्ग जो हैं खुश रहें। लेकिन इनका मेन मोटिव, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ रूल करना शुरू किया तो उसके और मिशनरीज के मेन मोटिव 2 ही थे। पहला था यहाँ के लोगों पर रूल करना, दूसरा था यहाँ के जो सिस्टम है उसके साथ साथ लोगों को कन्वर्ट करना एज अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर उनकी हेल्प लेकर यहाँ के रूल को इजी बनाना। इसलिए इन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में इनिशियली पार्ट किया था और उनका बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन 1813 में पहली बार जो है एक चार्टर लाया गया था एजुकेशन के लिए, तब यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका एक रूल स्टार्ट हो गया था, एजुकेशनल सिस्टम में इनका इन्वॉल्वमेंट एक स्टार्ट हो गया था। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम में अपनी चीजें लाने लगे थे। तो इस चीज को हम लोग अब कल पढ़ेंगे। हमने आज यही पढ़ा कि 2 पार्ट में हम देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जो अर्ली एजुकेशन सिस्टम था, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम कैसे आया, 2 पार्ट में था, एक मिशनरीज में और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। मिशनरीज भी 5 थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉलेज और स्कूल थे वो भी 5 थे। तो इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी यही वाला बनता है कि जो प्रारंभिक
प्रयास थे, इनिशियल जो एफर्ट्स थे यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम के, वो क्या थे, या मिशनरीज का जो योगदान था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया, एक ये वाला क्वेश्चन भी बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक एजुकेशन में इनिशियल लेवल पर एजुकेशन में क्या योगदान रहा इंडिया में, एक ये क्वेश्चन भी बनता है। इसमें शॉर्ट में ये बनते हैं, लॉन्ग में जो आता है वो यही आता है, प्रारंभिक जो इनिशियल योगदान रहा वो क्या था यूरोपियंस का। ठीक है, नेक्स्ट कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये आपका इनिशियल वाला खत्म हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन इन इंडिया। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, ठीक है, फिर कल होती है मुलाकात नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। थैंक यू।